हाय एवरीवन। आज के वीडियो में देखेंगे सोशियोलॉजी पेपर 2 का टॉप 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 12 है। इससे पहले हमने 11 प्रैक्टिस सेट और बहुत सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कवर किए हैं। अगर आपने वो सारा वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर वीडियो के प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हो, क्योंकि सारे वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले अगर आप बीपीएससी स्टेट या झारखंड लेडीज सुपरवाइजर की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग के लिए 15 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जिसमें आपका बीपीएससी स्टेट झारखंड यूपी सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेंगे। साथ में मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 प्रैक्टिस सेट, जिसे आप अटेम्प्ट करके अपने स्कोर को जा सकते हो। साथ में एनसीईआरटी क्लास 11-12 का चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर। जस्ट अभी आपका बीपीएससी 3.0 हुआ था, उसमें एनसीईआरटी से 20 से 25 क्वेश्चन पूछे गए थे। साथ में आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ऐसे टॉपिक्स जो हर बार आप एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं सवाल, उस सारे टॉपिक से आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू दिया जाएगा। ये सब कुछ मिलेगा सिर्फ 300 में। साथ में आपको प्रॉपर गाइड भी किया जाएगा। कोई भी दिक्कत होती है आप मुझसे बात कर सकते हो। तो अगर आप सीरियस हो लेने के लिए तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हो और बाकी डिटेल्स आप यहाँ से ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, जब एक संस्कृति के प्रभाव से संपूर्ण जीवन पद्धति परिवर्तन की प्रक्रिया में हो तब उसे हम क्या कहते हैं? क्या उसे हम प्रसार कहते हैं? या ऑप्शन बी है पर संस्कृति ग्रहण, या ऑप्शन सी संस्कृति ग्रहण, या ऑप्शन डी है प्रति पर संस्कृति ग्रहण। तो आप मुझे बताओ क्वेश्चन नंबर 67 का राइट आंसर क्या हो सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन सी संस्कृति की विशेषता है? पहला ऑप्शन है संस्कृति दैवीय उपहार है। ऑप्शन बी है सांस्कृतिक समाज द्वारा निर्मित है। या ऑप्शन सी संस्कृति आनुवंशिक विरासत है। या ऑप्शन डी है संस्कृति पर्यावरण का हेरफेर है। इस क्वेश्चन को आप भी वे क्वेश्चन टेकआउट करना, काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 68 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। संस्कृति समाज द्वारा एक निर्मित मानी जाती है जो केवल मनुष्य समाज में पाई जाती है। इसी कारण मनुष्य अन्य प्राणियों से काफ़ी ज़्यादा श्रेष्ठ होता है। इसे आप याद रख सकते हो। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन संस्कृति का एक तत्व नहीं है? अगर आपने 2 से 3 दिन पहले वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने बताया था कि कौन सा संस्कृति का तत्व नहीं है। तो पहला ऑप्शन है प्रतीक, भाषा, प्रतिमान, या ऑप्शन डी है अस्त्रीकरण। जब भी आपसे क्वेश्चन में नहीं पूछे तो सबसे पहले नहीं के नीचे एक अंडरलाइन कर देना, जिसका आपका ध्यान बना रहे कि आपसे क्वेश्चन में नहीं पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 69 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अस्त्रीकरण आपका संस्कृति का तत्व नहीं है। याद रखिएगा, संस्कृति अस्त्रीकरण संस्कृति का तत्व नहीं है, जबकि संस्कृति के दो प्रकार होते हैं। कौन कौन से? तो पहला होता है भौतिक और दूसरा होता है अभौतिक। इसे आप जरूर याद रखिएगा, एग्जाम में ऑलरेडी पूछा हुआ सवाल है कि संस्कृति के कितने प्रकार होते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंत जातीय विवाह के कारण किसी व्यक्ति का अपनी जाति से निष्कासन किसका उदाहरण माना जाता है? पहला ऑप्शन है सकारात्मक नियंत्रण का, नकारात्मक, अप्रत्यक्ष, या ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। याद रखिएगा, अगर आप किसी बहुत सारे ऐसे लोग देखे होंगे जो अपनी जाति में शादी ना कर कर किसी और के साथ कास्ट में शादी कर देते हैं, जिसे एक नकारात्मक नियंत्रण माना जाता है, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, धर्म, परिवार, विवाह, जाति, इस सब किसके उदाहरण हैं? सामाजिक मूल्यों के, सामाजिक संस्थाओं के, सामाजिक मानकों के, या ऑप्शन डी है समाज के सामाजिक राष्ट्रीय खंड का। इस क्वेश्चन को आप भी वे क्वेश्चन टेक आउट करना, क्योंकि ये सवाल अभी तक 4 से 5 बार एग्जाम में सवाल पूछे जा चुके हैं। तो क्वेश्चन 71 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सामाजिक संस्थाओं के। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा वैवाहिक प्रतिबंध से संबंधित नहीं है? पहला ऑप्शन है निकटा विगमन निषेध, या ऑप्शन बी है बाह्य विवाह, या ऑप्शन सी अंतः विवाह, या ऑप्शन डी है बहुपति विवाह।
तो याद रखिएगा, बहुपति विवाह वैवाहिक प्रतिबंध से संबंधित नहीं माना जाता, क्योंकि इस विवाह से एक स्त्री एक ही समय पर कई पुरुषों से विवाह करती हैं। ऐसे लोग कौन होते हैं? जो आदिमानव होते हैं, जो पहले से जो जंगल झाड़ी में रहते हैं, ठीक है, आदिमानव उनको, ठीक है, आदिवासी बोल सकते हो। ऐसे इंसान एक स्त्री होती है और उनके कई सारे पुरुष पुरुष होते हैं, उनके पति होते हैं, जिसे हम बहुपति विवाह के नाम से जानते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत हिंदू के तलाक के प्रावधान प्रदान किए गए हैं? इस क्वेश्चन को आप विवेक क्वेश्चन टेक आउट करना। चलिए इसका पहले ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है 1955, ऑप्शन बी है 1956 या 1961 या ऑप्शन डी है 1973। इस क्वेश्चन को भी आप याद रखना कि क्वेश्चन नंबर 73 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ई हो जाएगा 1955। अगला क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इको फेमिनिज्म के विकास का मुख्य आधार क्या है? आपने नाम सुना होगा इको फेमिनिज्म, जो काफ़ी ज़्यादा चर्चा था 2023 में। तो आपको बताना कि इसका विकास का मुख्य आधार क्या है। पहला ऑप्शन है औद्योगिक समाज का उन्मूलन, स्त्रियों का जीवन एवं प्रकृति से उनका संबंध, प्रदूषण तथा पर्यावरणीय पतन, या ऑप्शन डी है वैश्विक उष्मीकरण। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्त्रियों के जीवन एवं प्रकृति से उनका संबंध इको फेमिनिज्म का आधार माना जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लिव इन रिलेशनशिप एक नवीनतम प्रघटना है जो निम्न में किस समाज में पाई जाती है और इसे एक्सेप्ट भी की जाती है? पहला ऑप्शन है जनजातीय, ग्रामीण, शहरी, या ऑप्शन डी है विश्वनगर। अभी भी अगर आप गांव में जाओगे और गांव के लोग जब सुनते हैं लिव इन रिलेशनशिप के बारे में, क्यों बिना शादी किए एक लड़का एक लड़की साथ में रहते हैं, तो उसे अपवित्र मानते हैं। लेकिन आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा आपको एक घटना देखने को मिलता है। तो आपको बताना है कि सबसे ज़्यादा कहाँ पर चर्चित है? जनजातीय इलाके में, ग्रामीण इलाके में, शहरी में, या ऑप्शन डी है विश्वनगर। तो क्वेश्चन 75 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विश्वनगर में। जैसे कि मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, बेंगलोर हो गया, यहाँ पर सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है, जाति प्रणाली के अंतर्गत गतिशीलता का विश्लेषण करने के लिए निम्नलिखित में किसने संदर्भ समूह सिद्धांत का अनुप्रयोग किया था? पहला ऑप्शन है M.S. A. राव ने, ऑप्शन बी है G.S. घुरिये, M.N. श्रीनिवास, या ऑप्शन डी है जोगिंदर सिंह। तो क्वेश्चन 76 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, M.N. श्रीनिवास। अगला क्वेश्चन है, निम्न अध्ययन में कौन सा नियोजित सामाजिक परिवर्तन पर अध्ययन से संबंधित है? आपके पास चार ऑप्शन है, चारों ऑप्शन को रीड कीजिए और बताइए क्वेश्चन नंबर 77 का राइट आंसर क्या हो सकता है। तो क्वेश्चन 77 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, इसे आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में माता पिता अपने पुत्रियों को ससुराल में उत्तम पत्नी पुत्री के रूप में बनने के लिए तैयार करते हैं, ये किसका उदाहरण है? हर माँ बाप का सपना होता है जो उसकी बेटी है एक अच्छे ससुराल में जाए और एक अच्छा उसका वर मिले। तो ये सब एक किसका उदाहरण है, आपको ये बताना है। समाजीकरण का, पूर्ण समाजीकरण का, पौर समाजीकरण, या ऑप्शन डी है प्रत्याशित समाजीकरण। इसका आंसर बताने से पहले अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले आप वीडियो को लाइक कर दो। तो क्वेश्चन नंबर 78 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, प्रत्याशित समाजीकरण। अगर ये होता क्या है, तो जब माता पिता अपने पुत्रियों को ससुराल में उत्तम पत्नी पुत्री के रूप में बनने के लिए तैयार करते हैं तो उसे प्रत्याशित समाजीकरण कहते हैं। इसका अवधारण ना मटन ने किया था, इसको पॉइंट को नोट डाउन कर लेना। इस सवाल पूछा जा सकता है कि प्रत्याशित समाजीकरण के प्रतिपादन किसे माने जाते हैं? तो आपको आंसर टेक आउट करना होगा मटन का, ठीक है। तो ऐसे सारे पॉइंट जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं आपको सारे पॉइंट में लाइन में दिए होते हैं व्याख्या में। तो जाकर आप हर एक लाइन को जब पढ़ोगे तो उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मिलेंगे जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिल सकता है। इसलिए सिर्फ क्वेश्चन आंसर याद नहीं करना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 79 पे। आपको बताना है कि भारतीय ग्रामीण समाज में
ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में कौन सी सर्वाधिक अवांछित स्थिति उत्पन्न हुई है? तो आपके पास 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन को ध्यान से रीड कीजिए और बताइए क्वेश्चन 79 का राइट आंसर क्या हो सकता है? तो क्वेश्चन 79 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन काफ़ी आसान है, आपको बताना है कि निम्न में कौन तृतीयक नातेदार है? पहला होता है प्राइमरी, दूसरा होता है सेकेंडरी और थर्ड होता है आपका टेरिटरी। तो आपको बताना है कि तृतीयक नातेदार इन ऑप्शन में कौन है? पहला ऑप्शन है दादा, पिता का भाई, माता का भाई या ससुर का भाई। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है, इसे आप आसानी से बता सकते हो। प्राइमरी में उसे हम कंसिडर करते हैं जो हमें काफ़ी क्लोज है। सेकेंडरी में उसे कंपेयर करते हैं जो प्राइमरी से मतलब अपनों से थोड़ा सा डिस्टेंस हो, उसे हम सेकेंडरी में कंसिडर करेंगे। जैसे कि स्कूल हो गया, आपका कोचिंग हो गया, कोई भी आपका समूह हो गया, आपके दोस्त हो गए, सभी आपके सेकेंडरी में आएंगे। थर्ड में किसे कंसिडर करेंगे? जो आपकी नज़र में उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जैसे कि इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग ससुर का भाई। अगर आपकी पत्नी है, पत्नी के पापा से आपका मतलब हो सकता है, लेकिन उसके भाई से क्या मतलब है, ये थोड़ा डिस्टेंस हो जाता है, जिसे हम कहते हैं तृतीयक नातेदार। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन डी हो जाएगा। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट फैक्ट्स दिया गया है जिसे आप याद रखिएगा कि जो मडाक है उन्होंने 8 प्रकार के प्राथमिक बताए थे, जबकि 33 प्रकार के द्वितीयक और 151 प्रकार के तृतीयक नातेदारे का उल्लेख देखने को मिलता है। मतलब ये है कि प्राइमरी में उन्होंने 8 प्रकार के रिलेशन बताए थे, जबकि सेकेंडरी में 33 प्रकार के और तृतीयक में 151 प्रकार के आपको नातेदार देखने को मिलता है। इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आप जरूर नोट डाउन कर लेना, आपके एग्जाम में सवाल पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, महुआ में संयुक्त परिवार की संरचना एवं प्रक्रियात्मक एकता का अध्ययन किसने किया था? के एन कापाड़िया ने, नीरा देसाई ने, आई पी देसाई या ऑप्शन डी है एम आर शाह। तो क्वेश्चन 81 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कृषक समाज के सामाजिक एवं सांस्कृतिक विश्लेषण के लिए किसने लघु परंपरा एवं वृत्त परंपरा की अवधारणाओं को प्रतिपादित किया है? पहला ऑप्शन है रॉबर्ट रेडफील्ड, मैकी मैरियट, एम एन श्रीनिवास या ऑप्शन डी है मिल्टन सिंगर। तो क्वेश्चन नंबर 82 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रॉबर्ट रेडफील्ड। शक्ति के परिवर्तनशील जोर की संकल्पना इस धारणा पर आधारित है कि। आपके पास 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन को रीड कीजिए ध्यान से और बताइए क्वेश्चन नंबर 83 का राइट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 83 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मूल्य सामंजस्य समाज के लिए अनिवार्य माना जाता है। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको बताना है कि भारतीय संविधान के किस आर्टिकल 6 से संबंधित है। एक आर्टिकल 6 है, आपको बताना है कि इन 4 ऑप्शन में कौन आर्टिकल 6 से रिलेटेड है, आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन है अनुसूचित जनजाति से, अनुसूचित जाति से, अन्य पिछड़े वर्ग से या ऑप्शन डी है अल्पसंख्यकों से। ये सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे आप जरूर विवेक क्वेश्चन टेक आउट करना। याद रखना आर्टिकल 6 अनुसूचित जनजाति से संबंधित है। अनुसूचित जनजाति में कौन से राज्य आते हैं, जैसे कि असम हो गया, मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया, मिजोरम हो गया, इस सब आपके अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत आते हैं आर्टिकल 6 के। ठीक है, तो इसे आप याद जरूर रखना, आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन काफ़ी आसान है, बस्टल स्कूल उसके सुधारों के लिए है। तो बस्टल स्कूल के लेकर और बाल अपराधी को लेकर हमने अभी तक देखा कि हर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में बाल अपराधी से 1 से 2 क्वेश्चन आपको घुमा फिरा कर पूछ ही लेता है। इसलिए आप बाल अपराधी से क्वेश्चन याद रखना कि बस्टल स्कूल उनके लिए आवश्यक है जो किशोर अपचारी हैं। ठीक है, तो ऑप्शन इसका ए राइट आंसर होगा। बहुत सारे बच्चे गलती क्या करते हैं, इसका आंसर टिक आउट करते हैं। ठीक है, इसमें तो ऑप्शन नहीं दिया है, लेकिन एक ऑप्शन होता है चाइल्ड। ठीक है, तो बच्चे, तो एक से बच्चे टिक आउट नहीं करना, जिसकी आपको दिया किशोर अपचारी, मतलब किशोर से जो कम एज में होते हैं, किशोर बनने वाले हैं, उन्हें कहा जाता है किशोर अपचारी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए।
चलते हैं क्वेश्चन नंबर 86 पे। आपको बताना है कि भारतीय राजनीति में सर्वोदय शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? सर्वोदय एक वर्ड है, आपको बताना है कि इस वर्ड को सबसे पहले किसने यूज किया था? विनोबा भावे ने, राधा कमल मुखर्जी ने, एम के गांधी ने, या ऑप्शन डी है नरेंद्र दवे ने। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एम के गांधी ने। याद रखिएगा कि भारतीय राजनीति में सर्वोदय शब्द का सबसे पहले प्रयोग एम के गांधी ने किया था। उन्होंने रस्किन की पुस्तक अनटू दिस लास्ट में गुजराती भाषा के अनुवाद करते हुए सर्वोदय नाम का जिक्र किया था। इसे आप याद जरूर रखना, काफी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि भारत में जनसंख्या शिक्षा में निम्न में किस पर ध्यान केंद्रित नहीं किया गया है? ध्यान से ऑप्शन को देखना, क्वेश्चन में आपसे नहीं पूछा गया है। सबसे पहले नहीं के नीचे एक अंडरलाइन कर दो जिस पे आपका ध्यान बना रहे। तो क्वेश्चन 87 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि आपसे नहीं पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है, मानव समाजों के कृषि से उद्योग और पशु उद्योग से अंतनात्र मुख्य रूप से निम्नलिखित किसके कारण हुआ था? पहला ऑप्शन है प्रयोगी नवीनता के कारण, ऑप्शन बी है उत्पादकता के ज्ञान के प्रयोग के लिए, ए और बी दोनों, या ऑप्शन डी है कार्य के परीक्षण के लिए। तो याद रखिएगा क्वेश्चन 88 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद के मूलभूत सिद्धांतों में समाविष्ट क्या है? सोचने की क्षमता, सामाजिक संस्थाएं और सामाजिक अंतःक्रियाएं, मनस तथा सामाजिक चेतना, या ऑप्शन डी है अर्थ तथा प्रतीक जो क्रिया तथा अंतःक्रिया का सुलभ। तो यहाँ पे आपको कोड दिए गए हैं, आप कोड को देखकर आप बताओ कि कौन सा सही कोड है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 और ऑप्शन डी, जिसके अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1 एंड 4। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा प्राथमिक समूह नहीं है? मतलब आपको बताना है कि कौन इस ऑप्शन में प्राइमरी ग्रुप का सदस्य नहीं है। तो काफी आसान क्वेश्चन है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन आपको फंसा सकते हैं, इसलिए ऑप्शन को ध्यान से आप रेड करना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए स्काउट। ठीक है, याद रखना स्काउट जो है आपका प्राइमरी ग्रुप का हिस्सा नहीं है। अच्छा, एक और सवाल पूछा जाता है कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी ग्रुप की अवधारणा किसके द्वारा प्रतिपादन किया गया है? तो याद रखिएगा कूले के द्वारा। कूले ने प्राइमरी एंड सेकेंडरी ग्रुप के प्रतिपादन माने जाते हैं। इसे आप रट्टा जरूर मार लेना, क्योंकि सवाल आपके एग्जाम में देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 91 है, सामाजिक संस्था का समुचित उदाहरण निम्नलिखित में कौन सा है? तो पहला ऑप्शन है बाजार, ऑप्शन बी है मजदूर संघ, या ऑप्शन सी राजनीतिक दल, या ऑप्शन डी है गैर सरकारी संगठन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बाजार। क्वेश्चन नंबर 92 से पहले आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हो, तो सबसे पहले आप वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप्स में। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसे भूल बिल्कुल मत करना, क्योंकि आपको जब तक आपके एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो जाते तब तक आपको डेली ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट टॉपिक वाइज क्वेश्चन आंसर सब कुछ आपको कराए जाएंगे इसी चैनल पर डेली शाम 6:30 बजे। तो इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि जो भी आपके यूट्यूब के क्लासेस होते हैं, कोई भी पीडीएफ है, कोई भी अपडेट न्यूज़ हुआ आपके एग्ज़ाम रिलेटेड या आपकी एग्ज़ाम का डेट का जो नोटिफिकेशन होता है, सब कुछ इसी ग्रुप में आपको पोस्ट मिल जाएगा। इसलिए टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में पिन कर रखा हुआ है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 92 पे। क्वेश्चन नंबर 92 है, सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया जिसके लिए व्यक्तियों के सकारात्मक मूल्य होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा उन्हें हम विकास कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में किसने ज्ञान के पथ क्रम के पक्ष नहीं लिया? इस क्वेश्चन को तो भाई रट्टा आप मार लेना, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है। पहला ऑप्शन है एमिल दुर्कheim, ऑप्शन बी है एक कोट, या ऑप्शन डी एम वेबर, या ऑप्शन डी है एम फुको। तो क्वेश्चन क्वेश्चन 93 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी के सत्याग्रह को वेबर ने किस एक सामाजिक क्रिया के प्रकार के उदाहरण के रूप में माना जा सकता है?
आपके पास 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन को रीड कीजिए और बताइए जल्दी से क्वेश्चन 94 का राइट आंसर। तो क्वेश्चन 94 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, मूल्य तार्किक क्रिया के उदाहरण के तौर पे इन्हें माना था। अगला क्वेश्चन काफ़ी आसान है क्योंकि जस्ट हमने जब पहला प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंप्लीट किया था, सेम क्वेश्चन आपके फर्स्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया था। तो आप इसका आंसर आसानी तब बता सकते हो कि वर्ण व्यवस्था का प्रथम उल्लेख कहाँ पर देखने को मिलता है? यजुर्वेद में, ऋग्वेद में, अर्थवेद में या ऑप्शन डी है सामवेद में। तो मैंने इसका राइट आंसर ऑप्शन ए बताया था, ऋग्वेद। मानव चक्र पुस्तक के लेखक कौन है? एक काफ़ी फेमस पुस्तक है मानव चक्र, जो काफ़ी सोशियोलॉजी में एक काफ़ी फेमस बुक मानी जाती है। तो इसका राइटर कौन है आपको ये बताना है। भगवान दास, अरविंद, गांधी या ऑप्शन डी है राधा कमल मुखर्जी। तो याद रखिएगा अरविंद। अरविंद ने मानव चक्र पुस्तक के लेखक माने जाते हैं, जो कि काफ़ी एक फेमस पुस्तक मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा ऐसा कारक नहीं है जिससे लोग गांव से शहरों की ओर आ रहे हो? मतलब आपको बताना है कौन सा कारक ऐसा नहीं है। पहला ऑप्शन है ग्रामीण बेरोजगारी, ग्रामीण क्षेत्र में दहेज की प्रथा या ऑप्शन डी है ग्रामीण गरीबी या ऑप्शन डी है ग्रामीण क्षेत्र में कुटीर कुटीर एवं घरेलू उद्योग का ह्रास। तो याद रखिएगा ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसा कुछ नहीं है कि जो वहाँ पर दहेज लिया जा रहा है, वहाँ पे दहेज की प्रथा में वृद्धि देखने को मिला है, इसलिए लोग गाँव छोड़ के टाउन की ओर जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। गाँव में आज भी दहेज की प्रथा काफ़ी कम है, बहुत सारे लोग गाँव में दहेज लेते भी नहीं हैं और आज के टाइम पे दहेज जितना ज़्यादा आपके टाउन में है, उतना गाँव में अभी तक उतना दहेज की प्रथा विचलित भी नहीं है। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कि दहेज के चलते लोग गाँव से टाउन की ओर शिफ्ट नहीं हो रहे हैं। गाँव से लोग शिफ्ट इसलिए टाउन में हो रहे हैं क्योंकि वहाँ पर ग्रामीण बेरोजगारी, ग्रामीण गरीबी और ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर और घरेलू उद्योग की काफ़ी कमी है। इस वजह से लोग जो है अपने गाँव को छोड़कर, अपने घरों को छोड़कर टाउन की ओर बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन क्वेश्चन में आपसे नहीं पूछा था, इसलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98 है, निम्नलिखित में कौन-सा समुदाय का तत्व नहीं है? तो याद रखिए काफ़ी आसान क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए ऑप्शन नंबर सी होगा सांस्कृतिक विविधता। अगला क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपको बताना है कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 जिन समुदायों के उत्तराधिकार संबंधी विषय को कंट्रोल करता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? क्या उसे हम मात्र हिंदू कहते हैं या हिंदू एवं सिख या हिंदू, सिख, बौद्ध एवं जैन या ऑप्शन डी है वर्ष 1947 से पहले भारत में रहने वाले सभी समुदाय। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। मूल्यों के समाजशास्त्र के जनक कौन है? इस क्वेश्चन को तो आप भी वही क्वेश्चन टिक आउट करना और याद रखना कि मूल्यों के समाजशास्त्र के जनक राधा कमल मुखर्जी को माना जाता है। सममिति परिवार की अवधारणा किसके द्वारा प्रतिपादित की गई है? पहला ऑप्शन है यंग के द्वारा, ओकिल, बोरमैन या ऑप्शन डी है स्मार्ट। तो क्वेश्चन 101 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यांत्रिक समन्वय का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? तो याद रखिएगा यांत्रिक समन्वय आपके दुर्खिंग द्वारा इसे प्रतिपादित किया गया है, जो कि आदि समाजों की विशेषता बताता है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर होगा। नीचे उल्लिखित जनजातियों में कौन सा मातृवंशीय है? ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे आप जरूर याद कर लीजिएगा और याद रखिएगा जो आपके खासी होते हैं, वो आपकी जनजाति जो होती है वो मातृवंशीय होती है, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है आधुनिक भारत में पंचायतों के निम्नलिखित रूप से विशेषता किया जाता है। तो आपके पास ऑप्शन और कोट दोनों हैं, तो दोनों ऑप्शन को रेट करके अब बताइए इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि पंचायती राज कब आया था। तो याद रखिएगा मैंने कई बार आपको बताया भी है कि पंचायती राज आपके भारत में 1959 के करीब आया था, जो कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था इसमें लागू होती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है,
1, 2, 3, 4 ठीक है? ये चारों ऑप्शन जो है आपका सही है। तो ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। तो टोटल आज की वीडियो में इतने क्वेश्चन थे। उम्मीद करता हूँ आज का प्रैक्टिस सेट आपको पसंद आया होगा क्योंकि इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिल सकता है। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक एंड शेयर नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करके जाना, क्योंकि एक लाइक हमें काफ़ी मोटिवेट करता है आप लोगों के डेली बेहतरीन क्वेश्चन लाने के लिए। अगर अभी तक आपने पेड नोट्स नहीं लिया है तो आप ले सकते हो सिर्फ 300 में, जिसके अंदर आपको 15 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, 10 प्रैक्टिस सेट और एनसीईआरटी क्लास 11-12 का चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर और बहुत सारे टॉपिक वाइज एमसीक्यू। ये सब कुछ मिलेगा सिर्फ 300 में, साथ में आपको गाइड भी किया जाएगा कैसे आप अपनी तैयारी कंप्लीट कर सकते हैं, कैसे आप एग्जाम अपना क्वालिफाई कर सकते हो। तो लेने के लिए अगर आप सीरियस हो तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, बाकी डिटेल्स आपको यहाँ पर शेयर कर दिया जाएगा। तो मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग।